कहानी की शुरुआत एक परिवार से जो दुनियादारी से अलग इस बर्फीले इलाके में रहती है, यहीं पर अपना गुजारा करती है। ये परिवार सिर्फ 2 लोगों से बना है, हालांकि इसमें एक शख्स भी है जो कभी नजर नहीं आता, पर ज्यादातर समय तो ल्यूक और उसकी माँ ही साथ रहते हैं। तो आज वो शख्स आया है और जो असल में ल्यूक का पिता है और उनसे दूर रहता है, लेकिन कभी कभी वो आता रहता है ताकि ये लोग अपने जरूरतों के सामानों को हासिल कर सके। जैसे कि आज वो उनके लिए राशन का सामान लेकर आया है। इसे देखकर ल्यूक बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बड़े ही दिन बाद कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था। बात करने के दौरान वो उसे पढ़ाने के लिए बैठ गया। यहाँ तक तो आपको सब कुछ एकदम सही दिख रहा होगा। एक बाप अपने बेटे को पढ़ा रहा है और बगल में उसकी माँ बैठी है। कितने खूबसूरत पल है दिखने में, लेकिन जरूरी नहीं है पेड़ के फल लगा हो तो वो खाने के ही लायक हो। ल्यूक का जो पिता है उसकी गलती की सजा उसे नहीं बल्कि उसकी माँ को देता है, वो भी बड़े ही बेहुदा ढंग से। उसके सामने ही वो उसे कुछ सवाल करता है और जब जब वो सवाल का गलत जवाब देता है तो वो उसकी माँ को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ऐसे पूरे टाइम चलता है और फिर एक समय आया जब सवाल खत्म हो गए तो उसके पिता ने उससे कहा कि वो बाहर जाकर खेले, उसे कुछ काम है। इतना कहकर वो उसकी माँ को बेडरूम में ले गया, लेकिन कुछ समय के बाद ल्यूक को बड़ी ही बेचैनी हुई कि आखिर उसके पिता क्या कर रहे हैं। क्या वहां भी वो उसकी माँ को मार रहे हैं? इस चीज की पड़ताल करने के लिए वो धीरे से उनके रूम में लगी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। उस दौरान उसने पाया उसके पिता उसकी माँ के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, परंतु उसकी इस हरकत से उसके पिता काफी गुस्से में आ गए और कह दिया कि आज के बाद वो इस घर में कभी नहीं आएगा। इतना सुनते ही ल्यूक की माँ क्लारा मानो पागल हो गई। हालांकि जॉन ने कभी उसे अपनी बीवी की नजर से नहीं देखा क्योंकि सालों पहले से उसने उसे और उसके बच्चे को त्याग दिया, परंतु कभी कभी मन बहलाने के लिए वो यहाँ आ जाया करता है। लेकिन आज जब उसने ल्यूक की ये हरकत देखी तो वो इतना गुस्सा हो गया कि बिना रात गुजारे ही वहां से चला गया। क्लारा को अब डर सताने लगा है कहीं वो सच में कभी ना लौट कर आए, इसीलिए वो ल्यूक के साथ उसकी कार के पीछे लग गई और बार बार उसे चिल्लाकर कहती है रुक जाओ, उनके सिवा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। लेकिन जॉन ने मन बना लिया और ये चीज क्लारा भी थोड़ी देर बाद समझ गई कि वो अब कभी नहीं आने वाला है, जिसके चलते उसने कार की स्पीड को तेज किया और स्टीयरिंग के साथ हाथ हटा लिए। तेजी से कार अब एक फ्रोजन लेक की ओर बढ़ना शुरू कर देती है और अंदर बैठा ल्यूक बार बार अपनी माँ से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन क्लारा तो मानो बहरी हो चुकी है। जब ल्यूक ने देखा कि अब वो कार पूरी तरह से लेक के बीच में आ चुकी है, उसने फौरन ही हैंड ब्रेक लगा दिया, जिससे वो रुक गई और वो तुरंत बाहर आ गए। अब अपनी माँ को बाहर आने को वो कहने लगा, लेकिन उसकी माँ तो सिर्फ उसे देखे जा रही है। इस बीच ल्यूक ने देख लिया अब कार के नीचे की लेक स्नो किसी भी समय टूट सकती है, इसीलिए वो अपनी आवाज को और ऊंचा कर देता है। लेकिन तभी अंदर बैठी क्लारा का दिल पसीजता नहीं है, यहाँ तक कि वो ये भी कह डालता है कि वो अनाथ हो जाएगा, उनके सिवा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। लेकिन क्लारा ने मन ही मन ठान लिया था कि जब तक जॉन था तब तक उसकी जिंदगी थी, उसके जाने के बाद उसे इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। उसके लिए ल्यूक के प्रति कोई मोहब्बत नहीं थी। अब अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर ल्यूक पूरी तरह से टूट जाता है और वहीं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। सीन शिफ्ट हुआ एक डिटेक्टिव पर, जिसका अभी कुछ दिन पहले तलाक हुआ है। उसका एक बेटा है, लेकिन वो उसकी पत्नी के साथ रहता है, जिसने अब दूसरी शादी भी कर ली है। इस बीच हम एक रकेल नाम की औरत को देखते हैं जो हर दिन की तरह आज भी अपने काम से घर की ओर लौट रही थी। लेकिन आज कुछ नया होता है। दरअसल जब वो कार में थी उसने देखा कि एक लाल रंग की कार उसका पीछा कर रही है। काफी समय से उसने अपनी कार को साइड में लगा लिया, परंतु वो कार तो बिना रुके आगे चली गई। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तब वो अपने घर को लौट आई। उसी दौरान उसका पति और उसकी बेटी जॉनसन वहां मौजूद थे। दरअसल उसका पति की नौकरी रात के समय थी, इसीलिए उसे आने में कुछ समय के बाद वो चला गया काम पर और रकेल अपने काम वगैरह खत्म करके अपने रूम में आ गई। तभी अचानक किसी ने उसकी खिड़की पर स्नो बॉल मारा, जिससे वो चटक गई। पर इतनी रात को कोई ऐसा क्यों करेगा? इस चीज को देखने के लिए वो खिड़की के पास गई। वहां तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो बड़ी ही अजीब बात लगी। वही लाल रंग वाली कार उसके घर के बाहर एक घने पेड़ के नीचे बड़ी शांति से खड़ी थी और बगल में बना था एक ताजा स्नोमैन। ये चीज थोड़ी नहीं बल्कि काफी अजीब थी, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सुबह हुई, जॉनसन सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन आज वो घर पर नहीं। आखिर इतने सवेरे वो कहाँ चली गई? अब हम आते हैं अपने डिटेक्टिव हैरी पर, जिसकी आदतों से हम साफ पता चलते हैं कि वो ड्रिंक के साथ साथ स्मोक भी करता है, और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई बार, जिसके चलते उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ये चीज उसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं देती। उससे बेहतर इस एरिया में कोई डिटेक्टिव नहीं है और ये बात पुलिस भी मानती है। आज उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसकी अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है और वो हैरी की गरीबी के ऊपर थोड़ा ताना कसती है, लेकिन बाद में उसकी तारीफ भी करती है, जो कि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि जो कुछ सुना है लोगों से वो हकीकत है। वो लड़की हैरी को उसके घर तक लिफ्ट देने की बात करती है क्योंकि उसके पास खुद की कार नहीं थी। हैरी मान गया। इस बीच रास्ते में इन्हें अपने एक न्यू केस की डिटेल आती है जिसमें रकेल नाम की औरत की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी, जो बीती रात से गायब है।
हैरी कहता है, घर जाने से पहले मैं उसके घर जाना चाहूंगा ताकि कुछ चीजों को खुद की नजरों से देख सकूं। जब वो वहां पहुंचा तो उसने कैथरीन से कहा, तुम जाके पड़ोसियों से पूछताछ करो, बाकी मैं इस बच्ची से थोड़ी बातचीत करता हूँ। वो दोनों अलग अलग चले गए। जब हैरी जॉनसन से बात करता है तो उस दौरान वो इस घर की काफी चीजों को भाप लेता है, जैसे कि पति पत्नी में हमेशा अनबन रहती है, जिसके कारण इस बच्ची को प्यार कभी नहीं मिला जिसका ये हकदार। ऊपर से दोनों ही अपने काम को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन इन सब बातों का इस केस से क्या लेना देना। खैर, उधर कैथरीन को भी ऐसा कुछ सुनने को मिलता है पड़ोसियों से कि आए दिन कुछ न कुछ उनके घर में होता रहता है। अब वो हैरी को उसके घर छोड़ देती है, पर वो गलती से कैथरीन की फाइल अपने साथ ले आए जो कि उस केस की थी जिस पर वो काम कर रही थी। हैरी उसे खोल के देखने लगा और हमें पता चलता है कि ये फाइल एक औरत की है जिसकी मौत आज से तकरीबन 9 साल पहले हुई, पर उसे कुछ दिन बाद ही उसकी लाश बर्फीले पहाड़ पर मिली, कटी पटी हालत में। उसके शरीर को चील कौवे खा रहे थे और अगली सुबह जब हैरी उसे मिला तो उसने इस केस के बारे में उसे कुछ और जानकारी हासिल की। तो उसने बताया ये कोई पहली मौत नहीं है, बल्कि इसके बाद भी 3 और औरतों की मौतें हुई सेम ऐसी स्थिति में। इन तीनों की लाश के पास उन्हें एक स्नोमैन भी मिला जिसे कि हमने रकेल के घर के बाहर देखा था। तो ऐसा मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना होने वाली हो। हैरी का दिमाग मानो किसी सुपर कार की तरह भागना शुरू करता है। वो पूरी तरह से अब इस केस में घुसने लगा है, लेकिन आज उसने अपने बेटे से मिलने के लिए मन बना लिया। इसमें वो लेट नहीं होना चाहता, इसीलिए वो तुरंत ही वहां पहुंच गया जहां एक जेंजी कॉन्सर्ट होने वाला था। वहां उसे अपने बेटे के साथ एक अच्छा समय बिताया, लेकिन जब वो उसे घर छोड़ने गया तो वहां उसे एक नए पिता को देखा तो वो थोड़ा भावुक हो गया। दरअसल उसे यह मालूम है कि अगर वो और उसकी पत्नी अलग हुए हैं तो इसमें उसकी पूरी गलती है, पर अब तो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए वो बिना कुछ बोले घर को लौट आया और अपने उसी समय में उसके पास एक मैसेज आया कि एक अर्जेंट केस आया। तो सुबह होते ही वो कैथरीन निकल गई, सिंधिया नाम की लड़की, लेकिन जिसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई गई थी कुछ घंटों पहले। उसका घर शहर से काफी दूर था, पर कैथरीन अपनी ऑफ रोड BMW से बड़ी आसानी से वहां पहुंच गई। पर वहां जाकर उसे एक शौक लगा। दरअसल वहां उसे सिंधिया तो पहले से मौजूद मिली। हो सकता है किसी ने उसके साथ मजाक किया हो, इसीलिए वापस आ गए हो। पर बीच रास्ते में इन्हें इस बार कॉल आया कि सिंधिया की मिसिंग कंप्लेन कुछ मिनट पहले फिर से लिखवाई गई है। तो इन्होंने पूछा कि किसने लिखवाई है, क्या हमें उसका पता मिल सकता है। पता मिलते ही ये फौरन पहुंचे तो वहां भी उन्हें सिंधिया खड़ी मिली। पर एक मिनट, ये वो सिंधिया नहीं है, दरअसल ये उसकी जुड़वा बहन है जो बताती है कि हाँ, मैंने ही अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी कुछ समय पहले, क्योंकि वो मिल नहीं रही है और मुझे उसकी चिंता है कि वो कहाँ गई। लेकिन एक मिनट, अभी तो वो कुछ देर पहले ही उसे मिली थी। अगर वो सिंधिया नहीं थी तो वो कौन थी? एलन, जो उसकी जुड़वा बहन है, उसने बताया वो काफी समय से उसे फोन भी कर रही है, लेकिन कुछ पता नहीं है। अब इसके बाद उन दोनों ने वापस उसी घर जाने का फैसला किया, पर दोस्तों अब देर हो चुकी है। इन्हें वहां पर सिंधिया की कटी सर की लाश मिलती है जिसके पाले हुए चिकन्स उसे खा रहे थे, लेकिन उसके खून की गर्मता को देखकर हैरी समझ गया कि ये काम अभी कुछ देर पहले हुआ, इसलिए वो फौरन गया ताकि कुछ सबूत मिल सके। अब उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ पैरों के निशान मिले जो बर्फ में अभी भी ताजे थे एकदम, लेकिन उसे भी भयानक चीज उसे मिली जो किसी ने सोची नहीं थी। दरअसल वहां पर एक स्नोमैन था जिसके सर की जगह सिंधिया का सर लगा था। और इस चीज की खबर जब पुलिस डिपार्टमेंट को पड़ी, उन्होंने पूरी फोर्स ही भेज दी इस एरिया में, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म था। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो जरूर कोई पागल है या फिर सनकी आदमी है। हैरी अब इस चीज को लेकर अपनी हायर ऑफिसर के पास जाता है, क्योंकि ये खून बहुत बड़ा था, इसीलिए वो चाहता है उसके ऑफिसर इजाजत दे कि वो कैथरीन के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाए, जिसके लिए उसे कुछ खास सबसे काबिल डिटेक्टिव चाहिए ताकि वो इसके काम को आसान कर दे। पहले तो वो ऑफिसर उसकी बात को नकार देते हैं, लेकिन जब हैरी ने उसे वो कातिल के खून करने का तरीका बताया तो वो सभी सन्न रह गए और ये सुनकर उनकी टीम की मंजूरी दे दी। इसके बाद अब हैरी ऑफिस लौट आया, जहां उसने कैथरीन से लैला के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। दरअसल लैला ही सबसे पहली शिकारी थी जिसका खून 9 साल पहले हुआ था। उसे यह भी पक्का मालूम नहीं था कि वो खून इसी कातिल का किया हुआ है या फिर किसी और का है, परंतु दोनों ने तरीके काफी हद तक सेम थे। कैथरीन के जाने के बाद वो कुछ फाइल खोलता है जिसमें उसने एक डॉक्टर के बारे में देखा जिसका नाम था डॉक्टर ईडर। दरअसल ये सिंधिया और दोनों का ही डॉक्टर था और वो उसके पेशेंट थे, तो जरूर उसे कुछ पता होगा, इसीलिए वो उसके पास कुछ बातें करने गया। पर डॉक्टर ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया, वो अपने पेशेंट की इनसाइड इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देता, तो उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि रुकने का कोई फायदा नहीं है। वो भी समझ गया कि रुकने का कोई फायदा नहीं है, परंतु उसी रात उसके हाथ कुछ और चीजें लगी जो काफी अहम भूमिका निभा सकती है उस कातिल को पकड़ने के लिए। तो बात ऐसी है कि डॉक्टर ईडर का किसी आरवे नाम के लोकल बिजनेसमैन के साथ काफी पुराना संबंध है और उसी बिजनेसमैन ने फेडरिक नाम के शख्स के साथ कुछ साल पहले एक कंपनी खरीदी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में इन चीजों का क्या लेना देना है।
तो मैं बता दूं, फेडरिक की बीवी ही लैला थी और यही कनेक्शन उसे फेडरिक से मिलने के लिए उसे मजबूर कर देता है। उसने बड़ी ही सूझबूझ के साथ फेडरिक से मीटिंग फिक्स करी। उस दौरान से उसकी बीवी के बारे में काफी कुछ पूछा तो फेडरिक ने बताया जब उसकी बीवी का कत्ल हुआ उस दौरान एक राफ नाम का डिटेक्टिव उसी केस पर काफी शिद्दत के साथ लगा हुआ था, परंतु एक दिन उसकी लाश उसी की गैराज में मिली। डिपार्टमेंट ने खुदकुशी कहकर केस को बंद कर दिया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं राफ्ट को काफी अच्छे से जानता था। वो बंदा खुद को मारने वालों में से नहीं था। एक और पहलू, अब यहाँ एक और पहलू जुड़ गया इस कहानी में, इसीलिए अब हैरी राफ्ट के बारे में जानकारियां लेना शुरू करता है। थोड़े समय के बाद उसे पता चला राफ्ट काफी अच्छा डिटेक्टिव था, पर उसकी घर की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो केबिन में रहा करता था अपनी बेटी के साथ जिसका नाम है कैथरीन। क्यों हिल गए ना आप? अब यहाँ हैरी को समझ में आ गया असल में कैथरीन क्यों इस लैला वाले केस के पीछे इतनी ज्यादा पागल हुई पड़ी है। वजह असल में है उसके पिता के कातिल को ढूंढना। इसी दौरान कैथरीन जो कि ऑफिस में उसी के पास डिपार्टमेंट में मैसेज आया। कुछ देर पहले रैकेल का फोन एक्टिव हुआ और लोकेशन है डॉक्टर ईडर का घर। वो तुरंत ही उसके घर पहुंची और चोरी से अंदर घुस गई। तो वहीं दूसरी तरफ हैरी अब सीधे कैथरीन के पिता के केबिन में पहुंच गया ताकि कुछ चीजों को अपनी आंखों से देख सके। इधर कैथरीन जब घर में घुसी तो उसे चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे मानो यहाँ कोई आया हो पहले और अब वो सब कुछ लेकर चला गया अपने साथ। अब वो आगे बढ़ी, उसे कुछ फुट स्टेप दिखे जो गैराज की तरफ जा रहे थे। वो उसी ओर मुड़ी और तब उसने जो देखा उसे मानो उसकी रूह उसके शरीर से अलग हो गई हो। वहाँ ईडर कुर्सी पर बैठा था, सिर्फ उसका धड़, उसका सर नहीं। और ऐसे ही कुछ राफ्ट की भी मौत हुई थी और उस समय उसके हाथ में एक शॉटगन थी जिससे सभी को लगा कि उसने खुदकुशी की। लेकिन इतनी दर्दनाक मौत कोई खुद को क्यों देगा? भला आसान तरीके भी तो है मरने के। इस दहशत को देखकर कैथरीन को अतीत का वो भयानक पल दोबारा से ताज़ा हो गया जिसे वो बड़ी मुश्किल से भुलाने की कोशिश कर रही थी। अब ये खबर डिपार्टमेंट तक पहुंचती है और सभी लोग वहां पहुंच जाते। साथ में हैरी भी था, उसकी टीम भी थी। उन्होंने उस घर की बड़ी बारीकी से सांझबूझ की और इस दौरान उन्हें एक और लाश मिली जो कि रैकेल की थी। अब यहाँ तो पूरा केस ही उनके सामने मानो खुली किताब की तरह हो गया था। सभी को लगने लगा कि असल कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर ही था, क्योंकि उसके घर के बाहर सिर्फ एक इंसान के पैरों के निशान है। मतलब साफ था, उसने पहले रैकेल को मारा, फिर खुद को गैराज में आकर खुद की जान ली। डिपार्टमेंट ने इस चीज पर केस बंद कर दिया और साथ में कैथरीन को भी सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसने काफी कुछ सबूत डिपार्टमेंट से छुपाए थे और खुद के तरीके से इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इस चीज से वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अभी भी यही लग रहा है कि ये सब कुछ उस खूनी ने जानबूझकर किया। ये कोई पहली बार नहीं किया गया है, बल्कि उसने मेरे पिता के साथ भी ऐसा किया जिससे सभी को लगा कि उन्होंने खुद की जान दी। लेकिन मैं अपने पिता को जानती है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। आज भी वो कातिल खुला घूम रहा है सड़कों पर। अब न जाने अगला शिकार कौन होगा। आपको क्या लगता है अब किसकी बारी है? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हैरी उससे वादा करता है कि वो घबराए नहीं क्योंकि वो उसके पिता के कातिल को ढूंढ कर रहे हैं। लेकिन कैथरीन अब इस काम को खुद के जिम्मा कर लेती है और सीधा पहुंचती है आरवे के पास। वो उसे अपने जिस्म के जाल में फंसाकर उसे अकेले में मिलने के लिए मना लेती है। लेकिन उसे आने से पहले उसने उस पूरे कमरे को खुद के जाल लगा दिए ताकि जैसे ही वो आए वो उसका खेल खत्म कर दे, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ उसका ही किया धरा है। लेकिन दोस्तों, उसके आने से पहले वहां पर कातिल आ गया जिसे कैथरीन को पकड़ लिया। अब वो भी उस पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके बदले में उसे मिली मौत। अंत में उस कातिल ने उसकी उंगली को काट दिया और उसी की मदद से उसे लैपटॉप को खोला और जितनी भी सबूत थे उन सभी को मिटा दिया हमेशा के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे जो कोई है वो पुराना चावल है। इतनी आसानी से वो इनके हाथ नहीं आने वाला है। वहीं दूसरी ओर जब हैरी सोकर उठा, वो खिड़की के पास गया जब उसकी नजर पड़ी नीचे खड़ी कैथरीन की कार पर, जिसके ऊपर हम स्नोमैन को बना हुआ देखते हैं। अंदर उसकी लाश थी। ये काम उसी कातिल का था जो हैरी को संदेश देना चाह रहा था कि अभी भी मौका है, पीछे हट जाओ वरना उसका भी हश्र यही होगा। अब हैरी अपनी इतनी करीबी साथी की मौत से बौखला जाता है। उसने फौरन डिपार्टमेंट को खबर दी और कैथरीन के लैपटॉप को भी खंगालने की कोशिश करी, लेकिन वो तो बिल्कुल साफ था, सब कुछ मिट चुका है। तो हैरी समझ जाता है कि उसे सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए वो पहुंचा रैकेल के पति फिलिप्स के पास ताकि वो उन चीज़ों को खुद के कानों से सुन सके। इस बातों के दौरान वो बताया कि वो रैकेल दोनों ही कुछ दिन पहले एक हार्मोनल डॉक्टर के पास गए थे जिसका नाम था डॉक्टर माथा। ये नाम सुनते ही हैरी को याद आया, ये नाम उसकी एक्स वाइफ के पति का है। वो फौरन उनके घर चुपके से चला गया और छानबीन करने लगा। उस दौरान उसे कुछ पेपर मिले जो उन्हीं मरी हुई औरतों के थे जिन्हें एक तरीके से मारा गया था पिछले कुछ सालों में। और सबसे बड़ी हैरानी की बात थी, उसमें उनके भी पेपर थे जो अब मरने वाले हैं। अगला नंबर था एंजल का, जो हैरी की एक्स वाइफ है। उसने फौरन अपने डिपार्टमेंट में कॉल लगाई और माथा के बारे में सारी कुंडली निकालने को कहा। थोड़ी देर में हमें पता चला असल में माथा का असली नाम ल्यूक है।
ल्यूक नाम तो सुना सुना सा लग रहा होगा आपको। जी हाँ, वही शुरुआत वाला लड़का जिसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर गई। वो बस देखता रह गया। हैरी ने फौरन उसके पुराने वाले घर पर गया। वहां पहुंचती उसने देखा ल्यूक ने एंजल के गले पर चाकू लगाया हुआ है और वहीं उसका बेटा भी है। दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनकी ऐसी हालत को देखकर हैरी अपनी बंदूक को नीचे रख देता है, क्योंकि उसे पता है कि ल्यूक सनकी है, कुछ भी कर देगा बिना कुछ सोचे समझे। अब यहाँ ल्यूक वही खेल खेलता है जो किसी समय पर उसके पिता खेला करते थे, लेकिन वो उनसे एक अलग लेवल पर था। उसने हैरी से कहा कि वो उसे कुछ सवाल करेगा, अगर वो उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो एंजल की गर्दन उसके शरीर से दूर होगी। पर हाँ, तुम भी मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हो। हैरी का सबसे पहला सवाल था, आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। अब ल्यूक ने अपनी जिंदगी की किताब खोलना शुरू की। बताया कि उसने कभी माँ बाप का प्यार नहीं पाया। हालांकि उसे पता था कि उसके पिता उसकी माँ को हमेशा दूर रहते हैं, पर उसकी माँ उसे खुद की जान से भी ज्यादा चाहती थी। लेकिन अंत में वो मेरे पिता से भी ज्यादा खुद कर्ज निकली। उन्हें अपने पति की फिक्र थी, पर मेरी रत्ती भर नहीं थी। जब वो उन्हें छोड़कर गए तो उन्हें ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। मेरे लाख गुना मना करने के बाद भी वो कार से बाहर नहीं आया और खुद की जान ले ली। लेकिन मेरा क्या, मैं तो अकेला पड़ गया। उनके जाने के बाद से उसी समय से मेरे अंदर एक आग पैदा हो गई और उसे बुझाने के लिए मैंने उन औरतों को मानना शुरू कर दिया जो अपना काम, अपनी जिंदगी को ज्यादा तवज्जो देती हैं, ना कि अपने बच्चों को। ऐसा करके मैंने कई औरतों को मौत के घाट उतार डाला। अब इससे पहले कि वो अपना सवाल करता, हैरी अपने दिमाग में सोच लेता है कि उसे कुछ न कुछ तो करना होगा। सही समय देखकर वो उसने उस पर झपट्टा मार दिया। अब दोनों में ही झड़प हो गई। लेकिन ल्यूक ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, क्योंकि हैरी एक ट्रेन डिटेक्टिव था। इसीलिए वो उसे दूर भागने लगा और फिर एक जगह जाकर गायब हो गया। तब हैरी चिल्लाते हुए कहता है कि आज वो उसे नहीं भाग पाएगा। तभी अचानक एक गोली चली जो सीधा हैरी के कंधे पर लगी। ये काम ल्यूक का था, जो अब बाहर आ गया है, क्योंकि उसे लगा कि हैरी मर चुका है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो आगे बढ़ा उसका पैर एक पतली बर्फ पर पड़ गया। वो ये भूल चुका था जिस जगह पर वो खड़ा है वो असल में एक फ्रोजन लेक है। अपनी माँ की तरह वो भी उसी में डूबना शुरू हो गया। हैरी अगर चाहता तो उसे बचा लेता और कानून के हवाले कर देता, लेकिन उसने बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उसी मौत के लायक है। वापस आकर हैरी अपने परिवार से मिला और उन्हें गले से लगा लिया। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।